हम बात कर रहे थे यहाँ पर इस डायग्राम की। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हम कहाँ पर थे। हमने ये बात की थी कि प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली। हाँ, जरा बात को ध्यान से सुनिए। हमने ये कहा था मोनोपोली में जो होता है वो हमारा मोनोपोलिस्ट जो है वो हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट का। एक बात गौर से सुनिए। अंडर परफेक्ट कंपटीशन मैंने एक बात बताई थी आपको कि अगर आप शॉर्ट रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाओ तो लॉन्ग रन में आप क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। शॉर्ट रन में आप एबनॉर्मल लॉसेस सफर कर रहे हैं, लॉन्ग रन में क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। शॉर्ट रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट हो तब भी, शॉर्ट रन में एबनॉर्मल लॉसेस हो तब भी, लेकिन लॉन्ग रन में आप कहां पहुंचते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। इन केस ऑफ मोनोपोली ये लॉन्ग रन में भी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स पे, लॉन्ग रन में भी मोनोपोलिस्ट जो होता है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट, ये जो आप देख रहे हैं ना ये हिस्सा, दिस इज एबनॉर्मल प्रॉफिट। ये एबनॉर्मल प्रॉफिट बना कैसे है बेटा, मैं आपको इसका एक ये पूरी स्टोरी समझाता हूँ, ये कैसे, हाउ इट इज बीइंग मेड। मैं पहले इसका डायग्राम आपको दिखा दूं। मान लो ये हमारा AR और ये हमारा MR, ठीक है। इन केस ऑफ मोनोपोली ये AR है, AR ही डिमांड कब होता है, और ये हमारा MR। हमने एक MC बनाया, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन, MR शुड बी इक्वल टू MC, जहां पर आप मार्जिनल रेवेन्यू आपकी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाए, वो आपका इक्विलिब्रियम। दूसरा, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। MC जो है वो MR को नीचे से काट, जैसे यहां देख रहे हैं आप, ये MC नीचे से MR को काट रहा है, ये हमारा इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम पर ये मेरा इक्विलिब्रियम आउटपुट, इस इक्विलिब्रियम आउटपुट को मैं यहां तक ले जाता हूं ऊपर, तो ये जहां पर ये AR को काटा इसने R पॉइंट पर, वहां से मैं इसको ले गया तो मेरा प्राइस फिक्स हो गया, ठीक है। ये हो गई बात। अब मैंने ये देखना है कि इस प्राइस पर आप प्रॉफिट कमा रहे हो या लॉस। इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन है। प्रॉफिट ओब्लिक लॉस जानने के लिए आपको डिफरेंस चाहिए AR एंड AC का। डिफरेंस किसका चाहिए, AR और AC का। हमने एक AC कर्व बनाया यहाँ पर, ये AC कर्व बनाया ऐसा। AC की खासियत ये होती है कि AC का मिनिमम जो होता है वो MC पर होता है। आपको AC और MC का रिलेशनशिप याद दिलाओ, दिस इज योर AC, दिस इज योर MC, याद आया। तो AC और MC की खासियत ये होती है कि MC AC के मिनिमम पर होता है, यहां मिनिमम पर है, ठीक है। और इस इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग ये AC है। यहां से अगर मैं एक पॉइंट ले जाऊं इधर, ये मेरा कॉस्ट हो गया। अगर मैं इस इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग एक लाइन जो कॉस्ट कर्व को काट रही है, उससे अगर मैं यहां तक ले जाऊं तो दिस एरिया इज व्हाट, दिस इज कॉस्ट, दिस इज माय एवरेज कॉस्ट एंड दिस इज माय एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, ये जो डिफरेंस है दिस इज एबनॉर्मल प्रॉफिट। बेटा मेरा रेवेन्यू है, अगर मैं इसको O बोलूं तो OP मेरा एवरेज रेवेन्यू, OC मेरा एवरेज कॉस्ट, तो PC जो है दैट इज माय प्रॉफिट। ये डायग्राम सिर्फ ये दिखा रहा है कि मोनोपोलिस्ट जो है वो शॉर्ट रन में तो एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाता ही है, मगर लॉन्ग रन में भी ये एबनॉर्मल प्रॉफिट। ये डायग्राम बनाना आया। डायग्राम की कुछ खास बातें, पहली बात, आपका इक्विलिब्रियम कहां होगा, जहां MR इज इक्वल टू MC। उस लाइन को मैं ऊपर और नीचे ले जाऊंगा तो मुझे प्राइस मिल जाएगा और क्वांटिटी मिल जाएगी। दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी।
फिर मैंने वहीं पर एवरेज कॉस्ट कर्व बनाया। एवरेज कॉस्ट कर्व ने इसको कहाँ काटा, यहां पर, एक यहां से एक लाइन ले गए, दिस इज माई कॉस्ट, ठीक है। लोग इसको इक्विलिब्रियम समझते हैं मगर वो गलत है। जहां एमसी और एसी दोनों मिनिमम एक दूसरे को काट रहे हैं वो इक्विलिब्रियम नहीं है। जहां एमसी और एमआर बराबर हो जाए दैट इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहां पर मैंने इस डायग्राम के थ्रू सिर्फ एक चीज समझाई, वो ये कि हम इक्विलिब्रियम पर इन केस ऑफ मोनोपोलिस्ट लॉन्ग रन में भी हम एब नॉर्मल प्रॉफिट कमा लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं। एसी जब एमसी को काटता है तो वहां एसी मिनिमम होता है, ये एसी का मिनिमम है ये वाला। यहां से देखोगे तो ये एसी का मिनिमम है, सॉरी, ठीक है। गॉट इट। ये डायग्राम बना हुआ था ना, तो मैंने खुद बनाकर आपको दिखाया था कि आपको ये बात समझ में आ जाए। इज दैट ओके? गॉट इट। तो मोनोपोलिस्ट जो है, इन केस ऑफ लॉन्ग रन ऑल्सो दे मेक एबनॉर्मल प्रॉफिट। मैं परफेक्ट कंपटीशन के केस में आपको ये बात दिखाता। परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आपसे कहा था कि परफेक्ट कंपटीशन के केस में हमारी फर्म जो है वो प्राइस किससे लेती है, इंडस्ट्री से, और उस प्राइस पर अपना एक जो भी प्रोडक्ट बेचना है वो बेचती है। ये मेरा, मान लीजिए दिस इज माई एक्स, दिस इज वाई। यहां पर मेरा इक्विलिब्रियम, सॉरी, वो जो हमारा ए आर एम आर है वो ये है, दिस इज ए आर इज इक्वल टू एम आर। सुनिए जरा ध्यान से, दिस इज ए आर इज इक्वल टू, अब मुझे क्या बनाना है, मार्जिनल कॉस्ट को। ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट, इक्विलिब्रियम हो गया। ये मेरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई। कंडीशन वही है, एम आर शुड बी इक्वल टू एम सी एंड एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो। अगर मैं इस एम सी को एक्सटेंड कर दूं यहां तक, तो बेटा एम सी यहां भी काट रहा है और यहां भी काट रहा है, मगर ये वाला मेरा इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि अगर ये इक्विलिब्रियम ले लिया तो ये बीच का हिस्सा जो है प्रॉफिट वाला वो मेरा रह जाए, मैं यहाँ के आगे प्रोडक्शन नहीं करूंगा। सो दिस इज माई इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर मुझे दिखाना है कि हमारी परफेक्ट कंपटीशन फर्म में अगर कॉस्ट जो है वो रेवेन्यू से नीचे है, ऐसे, ये मेरा एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट का मिनिमम यहाँ है और यहाँ उसको वो काट रहा है, तो इसको यहां तक ले जाते हैं, तो ये मेरा एबनॉर्मल प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। और यही कॉस्ट कर्व अगर ऊपर हो, यहां हो, ये मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व है, जो जिसको अगर मैं इस पे अगर मैं प्रॉफिट दिखाना चाहूं, लॉस दिखाना चाहूं, तो इसको ऊपर ले जाता हूं। ये मेरा लॉस, रेड वाला शेडेड एरिया लॉस है और ब्लैक वाला शेडेड एरिया एबनॉर्मल प्रॉफिट। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कब? शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में आप एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकते हो, आप एबनॉर्मल लॉस भी सफर कर सकते हो। मगर इन केस ऑफ लॉन्ग रन क्या होता है, ये प्राइस जो है ना, ये प्राइस ऊपर या नीचे चला जाता है। एबनॉर्मल लॉस है तो ये प्राइस ऊपर चला जाएगा, और एबनॉर्मल गेन है तो ये प्राइस नीचे चला जाएगा, और अल्टीमेटली आप कहां पर पहुंच जाओगे? आप पहुंचोगे ऐसी सिचुएशन, यहां पर आपका AC और AR बराबर हो गए, AC इज इक्वल टू AR, यहां तो आप नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में। तो अगर शॉर्ट टर्म में आप यहां हो जहां एबनॉर्मल लॉसेस सफर कर रहे हो तो आप नीचे आ जाते हो, अगर आप एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो तो आप ऊपर चले जाते हो, मगर इवेंचुअली आप लॉन्ग रन में कहां पहुंचते हो? नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन, ठीक है। इन केस ऑफ लॉन्ग रन आप नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में पहुंच जाते, ये परफेक्ट। मगर इम्परफेक्ट जहां मोनोपोलिस्ट की बात की जाए, वो लॉन्ग रन में भी एबनॉर्मल प्रॉफिट है। ये बात आपको समझ में आ गई? ये डायग्राम समझ में आ गई? मैंने आपसे परफेक्ट और मोनोपोली की बात करी, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं मोनोपोलिस्टिक की। मोनोपोलिस्टिक बड़ी रियल लाइफ सिचुएशन है। मोनोपोलिस्टिक एक्चुअल में जो हमारी सिचुएशन जो हम आसपास बाजार देखते हैं, दैट इज ऑल मोनोपोलिस्टिक। ये सारा बाजार मोनोपोलिस्टिक।
जहां पर बहुत सारे सेलर बहुत सारे प्रोडक्ट बेचते हैं और वो सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड होते हैं, एक दूसरे से प्राइस अलग अलग होता है। तो मोनोपोलिस्टिक में द प्रोडक्ट एंड द प्राइस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। नाउ कैरेक्टरिस्टिक, अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, बहुत अच्छे खासे नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। एक एग्जांपल लीजिए, शैम्पू, साबुन, इनके बहुत सारे प्रोड्यूसर्स। मानते हो आप इस बात? कितने सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो शैम्पू और साबुन बेचते हैं? कितने, एक दिन में पता नहीं कितनी एड्स तो शैम्पू की आती है ना। किसी से डैंड्रफ, कोई ऐसे डैंड्रफ हटा रहा है, किसी से चोटी मोटी हो रही है, किसी से बाल ऐसे हो पंख गिरता हुआ, वाह वाह वाह। तो देयर आर सो मेनी शैम्पूज। आते हैं कि नहीं आते? हम तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि शैम्पू ले कौन सा, अगर मोटी चोटी भी करनी है, डैंड्रफ भी हटाना है, फिर क्या? तो सारे मिक्स करके लगाएं क्या? कॉकटेल लगाएं? सो मेनी सेलर्स, सो मेनी। साबुन को देख लो आप, कोई नींबू की खुशबू है, कोई चॉकलेट की खुशबू है, कोई रोज है, कोई चंदन है ना। कंफ्यूज है हम। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो ये हमारा कंसिडरेबल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, ये हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया मोनोपोलिस्टिक। दूसरा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। द प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ कलर, साइज, क्वालिटी, पैकेजिंग। इसमें हमारा प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंट। मानते हो आप इस बात को? हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे से डिफरेंट है कलर, साइज को ले। मानते हो? अब साबुन है, सबका साबुन एक जैसा है। शैम्पू, सभी हमने बात करी, शैम्पू सबका अलग है। कोई शैम्पू बेच रहा है, कोई शैम्पू बेचता है। आप कौन सा शैम्पू लगाते हो? कौन सा शैम्पू लगाते हैं? न्यूक्लियर। ये भी कोई शैम्पू आता है? मुझे नहीं, मुझे तो बॉम्ब सुना था इसके। जो झगड़े हो रहे हैं न्यूक्लियर पे तो हो रहे हैं, ये जो रशिया और उसके यूक्रेन के, और आप उसका शैम्पू लगा रहे हो। आप कौन सा लगाती हैं खाला? पैंटीन। आप? हाँ, वाओ। हाँ बहन, अच्छा। आप देखो, सब अलग अलग घूम रहे हैं, है ना। किसी टाइम पर हम एक नहाने वाले साबुन से खुद को भी नहा लेते थे, कपड़े भी उससे धो लेते थे, सिर भी धो लेते थे। आज तो बाथरूम में जाओ तो नीचे से लेकर ऊपर तक तो मेरे ख्याल 4 प्रोडक्ट लगते हैं। सिर के लिए अलग, मुंह के लिए फेस वॉश, है ना, बॉडी के लिए बॉडी वॉश, है ना, और कहीं कुछ और, मतलब हाथों के लिए कुछ और क्रीम लग रही है, पैरों के लिए। वो क्रीम बनाने वाले भी बड़े समझदार हैं। ये फुट क्रीम, ये हैंड क्रीम है, ये आई क्रीम है ना, ये विंटर क्रीम है, ये समर क्रीम है। एक नारियल का तेल हमारी माँ लगा देती थी मुंह पे थप के कि जा भाई जा, जी ले जिंदगी। वही विंटर में भी चल जाता था, वही समर में भी चल जाता था। मगर आज उस मार्केट में मोनोपोलिस्टिक की सिचुएशन है। हर प्रोडक्ट के इतने सारे वेरिएंट्स घूम रहे हैं बाजार में कि हम जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। बनता हमारा किसी से भी कुछ नहीं। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि मैंने ये पर्टिकुलर साबुन लगाया, मेरा रंग बड़ा साफ हो गया। मैं नहीं मानता। अगर ऐसा होता तो ये फेयर एंड लवली वाले अफ्रीका में जाके क्यों नहीं बेचते? बेचते ना वहां, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, वहां बेचो जाकर, जरा गोरे करके दिखाओ 2-3 अफ्रीकी निग्रो, नहीं होंगे। तो ये देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ कलर, साइज, क्वालिटी, पैकेजिंग, एंट्री एंड एग्जिट। इसमें एंट्री थोड़ा कंपैरेटिवली मुश्किल होता है एज कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में सारे के सारे एक ही जैसा प्रोडक्ट और एक ही प्राइस पे बेच रहे हैं। यहाँ आपका प्रोडक्ट अलग होगा, आपको अपनी जगह बनानी पड़ेगी। ऐसे ही कोई नहीं आएगा आपके पास। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपका शैम्पू वाकई बेटर है। ये फेस वैल्यू थी, आजकल नया ट्रेंड चल रहा है। एक आदमी की फेस वैल्यू पर कंपनियां चल रही हैं, एक आदमी की फेस वैल्यू पर पॉलिटिक्स चल रही है। आप देखिए, हमने वो रामदेव बाबा को देखा, और रामदेव बाबा ने अपने फेस वैल्यू पर प्रोडक्ट दिखवा दिया। अरविंद केजरीवाल को देखा, अपनी फेस वैल्यू पर दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार, नरेंद्र मोदी, एक फेस वैल्यू। हम ये आजकल नया ट्रेंड है। सो वन फेस वैल्यू, वो जो एंट्री है उसको आपको अपनी जगह बनानी पड़ेगी। वो रामदेव ने अपनी जगह बनाई,
वो क्या कहकर कि भाई मैं एक प्रोडक्ट ला रहा हूं जो केमिकल फ्री है, खाने के बिस्किट मैदा फ्री है, तभी तो आपने लिया, वरना कैसे लेते? ऑलरेडी बड़े सारे बिस्किट बेचने वाले थे, ऑलरेडी बहुत सारा शैम्पू बिक रहा था बाजार में, क्यों पतंजलि का कोई शैम्पू लेगा? बिस्किट्स के लिए ब्रिटानिया, कैडबरीज, पता नहीं कौन कौन से लोग ऑलरेडी हैं, क्यों पतंजलि का बिस्किट आप खरीदेंगे? तो उसने अपना प्रोडक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एंटर करना इज नॉट दैट इजी। अब रामदेव बाबा तो फेस वैल्यू पे एंटर हो गया, ऐसी कई कंपनियां होंगी जिनको हम जानते भी नहीं, लेकिन उनका बिस्किट शैम्पू सब बिक रहा। आप कहीं किसी छोटे शहर में जाओ, दिल्ली में तो वही 10-20 जो हैं गिने चुने जिनकी ऐड आती है, वो प्रोडक्ट बिकता है, दुकानदार भी वही रखता है, वो कहता है मेरे से कोई दूसरा लेता ही नहीं। लेकिन अगर आप दिल्ली से बाहर जाएंगे कई छोटे शहरों में, दूसरे प्रोडक्ट भी बिकते हैं जिनकी कोई ऐड नहीं है, और गांव वाले को ऐड से कोई लेना नहीं, वो कह रहा है ये सस्ता, ये दे। दुकानदार कहता है ये बढ़िया है, और वो मान लेता है, वो अपना दिमाग नहीं लगाता। तो इन केस वहां पर क्या होता है, वहां पर प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट आपका बिना उसके भी बिक रहा है। लेकिन मार्केट में ऐसे एंट्रीज भी हैं जिनको हम नहीं जानते, और ऐसी एंट्रीज भी हैं जिनको हम जानते हैं मगर एंट्री करना मुश्किल है एज कंपेयर टू परफेक्ट। देन सेलिंग कॉस्ट, बेइंतहा सेलिंग कॉस्ट होती है मोनोपोलिस्टिक। इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन सेलिंग कॉस्ट नहीं है, क्योंकि सबका प्रोडक्ट सेम है। तो यहाँ तो लेकिन आपको अगर अपने प्रोडक्ट की जगह बनानी है तो आपको बहुत सारी सेलिंग कॉस्ट खर्चनी है। परफेक्ट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती, लेकिन यहाँ तो सेलिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट इतनी हाई है क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, अपने प्रोडक्ट को बेचोगे नहीं ढंग से, वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। देन इम्परफेक्ट नॉलेज, यहां पर प्रोडक्ट की इम्परफेक्ट नॉलेज होना संभव ही नहीं एज कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। यहां पर इम्परफेक्ट नॉलेज ही रहेगी, आपको नहीं पता दूसरा क्या प्रोडक्ट बेच रहा है, उसकी क्या प्रोडक्ट की क्वालिटीज है, नई नॉलेज हो सकती है, इट्स नॉट पॉसिबल। कब कौन सी नई एंट्री आएगी, वो क्या प्रोडक्ट लेकर आएगा, ये परफेक्ट कंपटीशन में तो पता है कि नई एंट्री आ भी गई तो क्या लाएगा, पेट्रोल ही तो लाएगा, है ना। देन प्राइस डिसीजन, इसमें प्राइस कौन फिक्स करता है? फर्म खुद। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कौन फिक्स करता है? इंडस्ट्री, और फर्म उसको यूज करती है। इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, फर्म इज द प्राइस टेकर। यहां पर इंडस्ट्री इज द फर्म इज द प्राइस मेकर एंड फर्म इज द प्राइस टेकर। मोनोपोली में भी यही होता है, ठीक है। मोनोपोली में तो इम्परफेक्ट कंपटीशन का एक सिचुएशन ही है। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन के जितने भी यहाँ आपस में इनके फीचर्स मिलेंगे, मोनोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक हो गया, ओलिगोपोली हो गया, ड्यूपोली हो गया, सबके फीचर्स कुछ कुछ मिलेंगे, ठीक है। अब आ गया ड्यूपोली। ड्यूपोली में कुछ खास बात नहीं है, एक्चुअल में मार्केट में ड्यूपोली बहुत कम मिलती है, सिर्फ 2 सेलर, एयरटेल नहीं, एयरटेल जियो के अलावा बहुत है, वोडाफोन भी तो है, भूल गया ना, BSNL भी है, MTNL है, वो हैं। अगर हमारे यहाँ कम चलते हैं लेकिन हैं तो सही वहां। लेकिन दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी के 2 ही फर्म, BSES और NDPL, दैट कैन बी सेड एज ड्यूपोली। मगर ड्यूपोली बहुत कम, इट्स वेरी रेयर, क्योंकि बहुत रेयर होगा कि एक प्रोडक्ट के सिर्फ 2 ही सेलर, मोनोपोली हो जाती है और बहुत सारे सेलर भी हो जाते हैं, बट ड्यूपोली इज अ वेरी रेयर। देन ओलिगोपोली इज अ वेरी वेरी पॉपुलर। ओलिगोपोली मतलब, ओलिगो मतलब फ्यू, पॉली मतलब सेलर, कुछ ही सेलर होंगे जहां, वहां उसको ओलिगोपोली, जहां कुछ ही सेलर, जो अभी आप मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर की बात कर रहे थे, दैट इज ओलिगोपोली। एयरटेल, वोडाफोन, जियो, 4-5 होंगे, उंगलियों पे गिन सकते हैं, है ना। तो ये 4-5 ही बेच रहे हैं, तो वो ओलिगोपोली का बाजार। ओलिगोपोली में भी आपस में बड़ा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन रहता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत कम सेलर्स होते हैं, तो आपस में एक दूसरे का गला काट कॉम्पिटिशन। तो इसमें हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, गैस इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आप याद रख सकते हैं। हमारी इंडिया में अगर हम कार बेचने वाले कहें तो बहुत ज्यादा सेलर तो नहीं होंगे, अनगिनत तो नहीं, 10-15 होंगे गिन चुनकर, टाटा, टोयोटा, की कंपनी भी। हाँ वही, तो ये ओलिगोपोली मार्केट्स हैं जहां फ्यू सेलर्स हैं। तो यहाँ पर पहला फीचर है इसका, लेस नंबर ऑफ फर्म्स। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स से हम कहां पर आ गए? लेस नंबर ऑफ फर्म्स। इंटरडिपेंडेंस, ये एक दूसरे पे इतने ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि अगर एक ने कोई नई स्कीम लाया
दूसरे को लानी ही पड़ेगी। जियो ने कैसे मारा इनको? जियो जब आया इंटरनेट फ्री कर दिया, किया था, याद है? और इतना टाइम फ्री रखा कि आप मर जाओ, आपकी हालत खराब हो जाए, इतना टाइम उसने फ्री रखा। सो दैट इज इन केस ऑफ इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा होती है ओलिगोपोली। एक सेकेंड प्रोडक्ट, प्रतीक आप जरा 5 मिनट रुक जाएंगे बेटा, अभी 5 मिनट बाद रीजॉइन करेंगे। इंटरडिपेंडेंस, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर डिसीजंस। अगर उनको प्रोडक्ट लाना है तो उनको डिपेंडेंट है कि भाई दूसरा क्या प्रोडक्ट ला रहा है। जैसे वो जियो वाला फ्री इंटरनेट लाया, सबको लाना पड़ा फ्री, मर जाएंगे वरना। आपको मालूम है जब देश में इनकमिंग कॉल फ्री हुई थी तब भी रिलायंस नहीं की थी, उससे पहले कॉल चार्जेस लगे इनकमिंग कॉल के, तब अनिल अंबानी लाया था। तो वो जो रिलायंस नेटवर्क था तो वो उसमें बेसिकली वो लाने के लिए, अब वो इंटरडिपेंडेंस इतनी थी कि एक ने करा तो सबको करना पड़ा, एवरीबडी हैड टू। तो वहां पर इंटरडिपेंडेंस आपकी बहुत है, कोई एक प्राइस चेंज करेगा दूसरे को भी करना ही पड़ेगा। आप मोबाइल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी देख लो, कोई एक प्राइस कोई सस्ती गाड़ी ले आएगा तो दूसरे को भी लाना ही पड़ेगा, मर जाएगा। आपको एक उदाहरण देता हूँ, कुछ गाड़ियों के, कुछ एसयूवीज के आने से पहले इंडिया में एसयूवीज सस्ती नहीं होती थी, एसयूवीज बड़ी महंगी होती थी, 30-35 लाख से कम एसयूवी नहीं मिलती थी। लेकिन अब जब से ये गाड़ियां आए, क्रेटा वेटा, ये 10-15 लाख रुपए में आपको मिल, अब एक ने लाया तो सब लेकर आ गए। किया भी लाया, वो टाटा ने भी कोई अपनी एसयूवी निकाल दी सस्ती, फिर मारुति ने ब्रेजा निकाल दी, तो सबका वो चल गया ना चलन। सो वन डज, एवरीबडी हैज टू बाय। So this is called interdependence. They are dependent on each other. Then next is selling cost. आप इमेजिन कर ही सकते हो कि इनकी सेलिंग कॉस्ट तो बहुत हाई as compared to perfect competition. They have to spend a huge amount of selling cost. Advertisement नहीं करेंगे, promotional activities नहीं करेंगे, they can't survive. So selling cost is huge in case of oligopoly. So ये monopolistic है क्योंकि बहुत सारे sellers, ये फ्यू सेलर्स हैं। बात वही है, ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिलते हैं। मैंने आपको क्या कहा, परफेक्ट इम्परफेक्ट कंपटीशन के ज्यादातर फीचर एक दूसरे से मिलेंगे। देन अनसर्टेनिटी, यू नेवर नो अगला कब कौन सा नया प्रोडक्ट ले आएगा और कब आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ओलिगोपोली है ना, क्योंकि फ्यू ही सेलर है। वहां पर सर्वाइवल आसान भी है, आप अपने प्रोडक्ट को प्रूव करना चाहें तो वो कर भी सकते हो, और अगर आपके प्रोडक्ट की धज्जियां उड़नी है तो वो भी 2 मिनट में, you won't even come to know. So uncertainty. अच्छा, rigid price, प्राइस रिजिडिटी होती है इसमें। प्राइस रिजिडिटी कैसे होती है, इसलिए इसका डिमांड कर्व भी किंग की डिमांड कर्व बनता है। कैसे मैं दिखाता, ये मेरा डायग्राम है। मेरा जो डिमांड कर्व होता है अंडर ओलिगोपोली वो कुछ ऐसा होता है। किंग की डिमांड कर्व होता है, उसका किंग होता है, ये प्राइस फिक्स हो गया, इस प्राइस से ऊपर अगर आप प्राइस करोगे, यहां पर ईडी इज ग्रेटर देन 1, यानी आपका ये जो इंडस्ट्री में अगर ये प्राइस फिक्स है और आपने अगर इससे ऊपर प्राइस ले गए तो आपको कोई फॉलो नहीं करेगा। आप प्राइस बढ़ाओगे, बाकी फर्म्स प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, आप मर जाओगे। इससे कम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, इससे नीचे, क्योंकि इसमें अगर आपने कम किया प्राइस तो सब आपको फॉलो करेंगे, आपने प्राइस कम किया तो सब फॉलो करेंगे, प्राइस बढ़ाया तो कोई फॉलो नहीं करेगा। तो यानी कि आप प्राइस रिजिडिटी में जी रहे हो, आपका प्राइस जो एक बार डिसाइड हो गया वो प्राइस चेंज नहीं। वंस द प्राइस इज डिसाइडेड, इट इज डिसाइडेड। ठीक है, इज दैट ओके? इसीलिए इनका डिमांड कर्व, नॉर्मली एक डिमांड कर्व जो होता है वो बेटा ऐसा होता है या ऐसा होता है। इनका डिमांड कर्व जो है 2 इलास्टिसिटी के साथ होता है, एक किंक होता है इसमें, इसलिए इसको किंग की डिमांड कर्व भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ प्राइस रिजिडिटी। वंस द प्राइस इज डिसाइडेड, दैट विल रिमेन सेम। अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम मैंने आपको अभी, ये मैंने 2 मिनट पहले ही बात कर ली है कि यहां पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, यहां होगा, क्योंकि यहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। एमआर इज इक्वल टू एमसी एंड एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो। यहां ऊपर से काट रहा है तो ये नहीं, और अगर हम यहाँ पे ले भी लेंगे ना तो हम ये वाला प्रॉफिट लूज कर जाएंगे which we could have earned अगर हम यहां तक प्रोडक्शन। ठीक है, गॉट इट?
देन एबनॉर्मल प्रॉफिट्स की सिचुएशन में बता चुका हूं, एबनॉर्मल लॉसेस की और नॉर्मल प्रॉफिट की। ये मैंने तीनों बातें अभी परफेक्ट कॉम्पिटिशन से रिलेटेड आपसे कहीं हाँ या नहीं। देन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली जो है, आपके पास फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? जहां आप अलग अलग बायर से अलग अलग प्राइस चार्ज करें, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। मगर दिस इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ मोनोपोली। एक मोनोपोलिस्ट ही है जो हर जगह डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकता है। तो मोनोपोलिस्ट का प्राइस हर जगह डिफरेंट होता है। तो अंडर फर्स्ट डिग्री, if the seller charges the different prices from different customers on the basis of paying capacity of the consumer, it is said to be price discrimination. हर कंज्यूमर से उसकी पेइंग कैपेसिटी से अलग अलग प्राइस ले ले, दैट इज फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. In this case, one price up to a limit of goods purchased. After that limit, he charges the another price. It is called price discrimination of second degree. कि भैया अगर आप 20 यूनिट खरीदोगे तो ये प्राइस है, अगर आप 20 से 100 खरीदोगे तो ये प्राइस है, 100 से ऊपर खरीदोगे तो ये प्राइस है. That is second degree of discrimination. Then, in irrespective of the paying capacity of the consumer and quantity of goods, if the seller charges different prices, it is said to be price discrimination of third degree. हम थर्ड डिग्री में मतलब हमें कोई लेना देना नहीं है कि बायर कौन सी कैटेगरी का है, हमें कोई लेना देना नहीं है कि बायर जो है वो क्वांटिटी कितनी ले रहा है, हम बस डिफरेंट प्राइस चार्ज करें. दैट इज थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. वो बेसिस होता है खाला कि आप इलास्टिसिटी आपकी सब जगह अलग अलग है. ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के केसेस. ठीक है, गॉट इट. मेरे को आता था, मैंने कहा मैं पढ़ा लेता हूँ. क्या है, मैंने सीखा है क्या. किसका पोस्टर था? ये वाले बैच का? अच्छा, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं. अच्छा, टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बिकम्स पॉसिबल अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस. अब कब प्राइस डिफरेंट चार्ज करता है? पहला, डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी. देखो, ज्यादा इलास्टिसिटी होना जहां प्रोडक्ट की, वहां पर आप ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर पाओगे. इलास्टिसिटी ज्यादा होने का मतलब है कि आपने जरा सा प्राइस ज्यादा किया, लोग भाग जाएंगे. लेकिन जहां इलास्टिसिटी कम होगी वहां आप ज्यादा प्राइस चार्ज करें. इलास्टिसिटी कम कहां होगी? जहां लोग आपके फैन, लोग कहते हैं तू जो चार्ज करना है कर, हमें खरीदना ही है ना. कई बार ऐसा टीचर्स के हम स्टूडेंट फैन होते हैं, मैं भी था अपने टाइम पे. हम कहते थे आपने जो फीस देनी है बट हमने पढ़ना ही है. हमें समझ आती है बात, और जहां समझ नहीं आती फीस कम देकर भी मैं क्या करूं. तो जहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है वहां प्राइस ज्यादा चार्ज किया जा सकता है. ऐसा होता भी है. आप अपने ट्यूटर्स को ही देख लो, कई ट्यूटर्स आपको इतना सस्ता भी पढ़ा रहे हैं बट लोग वहां नहीं जा रहे, और कई ट्यूटर्स जो महंगा चार्ज कर रहे हैं फिर भी लोग वहां वेट करते हैं कि बैच कब नया शुरू. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डिफरेंस है. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जहां कम होती है वहां आप ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो, लेकिन जहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होती है वहां आप ये रिस्क नहीं ले सकते. उसके कारण और हो सकते हैं, उसके कई सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल हैं, वो सस्ते हैं, तो आप ज्यादा प्राइस नहीं वहां चार्ज कर सकते. अब जैसे उदाहरण के तौर पर आज की डेट में आप एक नया फोन लॉन्च करें और आप कहें मैं बहुत ज्यादा महंगा बेच लूं, संभावनाएं कम है. एज फार एज आईफोन इज कंसर्न, देयर हिज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेसर इन सम कस्टमर्स. दे आर मैड फॉर आईफोन. लाइन लगती है जब नया प्रोडक्ट. सर चार्जर हटा दिया उन लोगों ने. जी जी प्रभु, काफी दुख है मुझे इस बात का. चलो छोड़ो. नेक्स्ट इज टैरिफ बैरियर. टैरिफ बैरियर में खाला को ना इंटरेस्ट आ रहा है. क्या लिखा है जरा पढ़वा दो. ये देखो, ये लिखा है खाला. बस पढ़ गया चैन. तो मैं लगा कुछ मसालेदार चीज होगी, अब पढ़ेंगे, लुत्फ लेंगे. नहीं, कम बखत. अच्छा, टैरिफ बैरियर कि भाई जहां टैक्सेस ज्यादा है वहां प्राइस ज्यादा हो. शराब को लेकर अगर हम बात करें तो दिल्ली में टैक्सेस ज्यादा,
एज कंपेयर टू पंजाब। पंजाब में सस्ती शराब है, दिल्ली में महंगी शराब है, हरियाणा भी मेरे को लगता है टैक्सेस कुछ कम है, तो वहां सस्ती है, ये गोयल को पता है। वहां से शराब सस्ती मिलती है बिकॉज टैक्सेस। ठीक है, ठीक है, एक बार मैसेज उस ग्रुप पे डाल। नहीं है, आप एक बार डाल दो फिर स्टार्ट हो। अब वो कोई बात नहीं, पर डाल दो कि इट इज स्टार्टेड। ठीक है, 2 मिनट में स्टार्ट करो। सो टैरिफ बैरियर, जहां टैक्सेस ज्यादा है वहां प्राइसेस ज्यादा है। देन ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन द मार्केट्स, ये पॉसिबल होना चाहिए तब आप डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हो। दिल्ली और फरीदाबाद ज्योग्राफिकल डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, आप डिफरेंट प्राइस नहीं चार्ज करते हो। बट अगर दिल्ली और गुजरात की बात की जाए तो आप डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर सकते हो। बंदा यहाँ जो खरीद रहा है वो वहां नहीं जाने वाला कि मैं लेने वहां जाऊंगा। मेरे को ना नॉर्मली ऐसी शर्ट्स पसंद है, ये जयपुर में बड़ी सस्ती मिलती है और यहाँ बड़ी महंगी मिलती है। यहाँ बनती नहीं है, वहां बनती है, तो मैं वहां जा नहीं सकता ना, तो इसलिए यहाँ डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आदमी रोज 2 दिन बाद जा सकता होता वहां, तो फिर यहाँ नहीं चार्ज कर पाते ना। तो डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि कस्टमर वहां जा ना पाए। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ रीसेल, कोई ऐसा ही करता रहे कि सस्ती मार्केट से लाकर महंगी मार्केट में बेचता रहे, तो फिर मोनोपोलिस्ट तो ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज करता, मोनोपोलिस्ट तो कम प्राइस चार्ज करेगा। देन इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर इग्नोर कर देते हैं, क्या कर रहे हैं प्राइस तो चार्ज कर ले यार, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे तो ले। देन टिपिकल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर कहता है नहीं भाई मुझे तो यही लेना, आई एम ब्रांड लॉयल एंड आई विल बाय दिस वॉट एवर इज द प्राइस, आई डोंट माइंड बट आई विल बाय दिस। कई मैंने कंज्यूमर ऐसे देखे हैं, वो प्रोडक्ट बाहर 10 रुपए का मिलेगा, अंदर अच्छी दुकान में वो 15 का मिलेगा, बट दे विल बाय फ्रॉम दैट अच्छी दुकान। They have some mental issues. I'm not saying they're mad, but then हर किसी की अपनी अपनी choices। Somebody prefers कि मुझे sophisticated way में कोई चीज दिखा दे और मैं पसंद कर लूं और ले लूं, मुझसे पसीने में खड़े होकर वो चीज नहीं खरीदी जाती। So then it is okay. तो आप ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो। So these are the conditions where price hike can be charged. Is that okay? मेरे ख्याल से we are left with only few topics in this chapter and then we are done. उसके बाद बेटा मैं अगली क्लास से